बार हम यहाँ पे यूपी के भी जो एग्जिट पोल है, एक बार उसकी चर्चा भी कर लेते हैं। अभी मैं एक बार फिर से, क्योंकि भाव भी जुड़ गए हैं, अजय सर भी जुड़ गए हैं, राघवेंद्र दुबे जी, मतलब 2 भाव हैं यहाँ पे मेरे पास इस वक्त, अब जुड़ चुके हैं। और केपी मलिक जी हैं। लगातार उत्तर प्रदेश पर काफी लंबे वक्त से हम चर्चा कर रहे थे, और एक बड़ी चर्चा इस वक्त सामने आ रही है भाव, कह रहे हैं कि टीवी चैनल्स जो हैं वो जो दिखा रहे हैं उनके मुताबिक समाजवादी पार्टी 150 के आसपास आ रही है, और जो बीजेपी है वो 200 से ऊपर सरकार बनाएगी, ऐसा सर्वे है। लेकिन जो हमारे पास इस वक्त एग्जिट पोल है वो बिल्कुल उल्टा है। मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ, कितना आंकड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार केपी मलिक जी भी इस तरह के आंकड़े की बात करते रहे, अजय सर भी ये बात करते रहे। ये आंकड़ा सामने ये कहता है उत्तर प्रदेश में कि बीजेपी 138 से 140, समाजवादी पार्टी 235 से 240, बसपा 19 से 23, कांग्रेस 12 से 16 और अदर्स में 1 से 2 सीटें, मतलब इंडिपेंडेंट का ज्यादा नहीं रहा इस बार। लेकिन क्या वाकई में जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इस पर सीट के भी पूरे आंकड़े हमारे पास हैं कि कौन से फेज में किसको कितनी सीटें मिली है, उस पर भी हम थोड़ी डिटेल में जाएंगे आधे घंटे बाद। लेकिन भाव मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो आंकड़ा है क्या आप इसे एक्सेप्ट करते कि उत्तर प्रदेश में ये तस्वीर है? अनम्यूट कीजिएगा भाव। विनीता जी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में मैं इस एग्जिट पोल पे जाऊंगा। उसका कारण एक है, हालांकि मैं ये मानता हूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन यदि पूछा जाए तो बीजेपी 150 प्लस कुछ सीटें होगी और समाजवादी पार्टी 220 प्लस रहेगी। ये मेरा आकलन है। मैं बीजेपी को एकदम अंडर माइंड भी नहीं करता कि वो एकदम ही 120 130 पे आ जाएगी। वो हो सकता है 160 170 तक पहुंचे। बीएसपी जरूर कुछ सीटें ले जाएगी। कांग्रेस की 10-12 सीटें मुझे मुश्किल लग रही है। कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ सकता है, लेकिन कांग्रेस दो फिगर पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी, 10 का आंकड़ा क्रॉस करेगी कि नहीं करेगी, इसके थोड़े रिजर्वेशन है। और इसका मेरा मोटे तौर पे मानना एक ही है। मैं बार बार जो लगातार पिछले 3-4 महीने से जो लगातार हम बात कर रहे हैं, रोज प्लेटफॉर्म पे, हर अल्टरनेट डे में आपके प्लेटफॉर्म पे भी आके बात करना हूं, मैं एक ही बात कर रहा हूं कि विपक्ष ने, खासकर समाजवादी पार्टी ने, जो अभी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, एग्जिट पोल पे भी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ गई है, इन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से लोग इनके साथ हो। यदि बीजेपी को सरकार बनानी है तो फिर वो 300 पार बनानी चाहिए, फिर एंटी इनकम्बेंसी होनी ही नहीं चाहिए। और यदि समाजवादी पार्टी के सीटें 175 आती है तो फिर समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कुछ नहीं करते हुए यदि लोग साथ में हैं, तो मैं बार बार कह रहा हूं, ये चुनाव लोग लड़ रहे थे, लोग रास्ते पे उतर के आ रहे थे। जहां एक तरफ चेयर्स खाली हुआ करती थी प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के रैलीज में, हमने देखा लोग खाली हैं, जबरदस्ती लोग लाए जा रहे हैं, अधिकारी लेटर्स लिख लिख के लोगों को बुला रहे हैं, लाने का प्रयास कर रहे हैं, बसें लगी हुई है। दूसरी तरफ बिना किसी प्रयास के यदि लोग उमड़ पड़ते हैं, तो मैं ये जनता का चुनाव समझता हूँ। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो वो परिवर्तन के लिए लड़ती है, फिर इसीलिए मुझे परिवर्तन दिखाई देता है। हाँ, बीजेपी ने आखिरी 2 फेज में बहुत प्रयास किया। बीजेपी को जब समझ में आ गया कि स्थिति जा रही है, खासकर पहले 3-4 फेज जाने के बाद 5, 6, 7 इन 30 फेजों में तो बीजेपी ने बहुत ताकत झोंक दी, लेकिन वो गड्ढा कितना कम करेंगे। मैं बार बार कह रहा था, बीजेपी के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। बीजेपी हर चुनाव के हर चरण में बीजेपी के पास दबा की सीटें थी, अब उससे ज्यादा वो ले नहीं सकती, उससे कम ही होनी है। तो पहले जो 3-4 फेज में जो बड़े गड्ढे पड़े, उसको भरपाई तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन और थोड़ा लॉस बढ़ ही रहा था। तो ये लॉस, जो बड़ा लॉस था, वो थोड़ा सा कम करने में प्रयास किया होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं इसको, जो बीजेपी को मैं 150 के नीचे समझता था, वो मैं 175 तक जाने को, मेरा आकलन कभी कभी मुझे लगता है कि 175 भी हो तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिरी 3 फेज में जो ताकत झोंकी है उसके वजह से। लेकिन बीजेपी सत्ता वापस आएगी, इसके बारे में मेरे रिजर्वेशंस है। यदि बीजेपी सत्ता में वापस आती है विनीता जी, तो एक बात देख लीजिएगा, आने वाले इस देश की राजनीति बदल जाएगी। उसके बाद कोई विकास की बात नहीं करेगा। जो भी सत्ता में जहां आएगा वो बैंकरप्ट राज्य, चाहे राज्य का दिवालिया हो जाए तो भी चलेगा,
लोगों को पैसा बांटो, लोगों को सामान बांटो, लोगों के घर में बिना काम किए उनकी सारी चीजें दे दो और अपना मत ले लो, यही होगा। केजरीवाल ने ये मॉडल दिल्ली में रखा है, फ्री बिजली फ्री पानी करके एक सेक्शन उसने एक बनाया है, वही वोट देता है और उसके भरोसे केजरीवाल सत्ता में आते हैं। यही मॉडल यदि बीजेपी में भी चालू हो गया तो ये 5 किलो अनाज फिर आपको 2024 तक देते रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्च में 5 किलो अनाज खत्म कर दिया तो 2024 में फिर आपको तकलीफ हो जाएगी। 5 किलो अनाज भी जाएगा, तेल भी जाएगा, ये आपको रेगुलर करना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, मुझे डर इस बात का है कि यदि ऐसे ही नतीजे आते गए जैसे बाकी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, तो फिर क्या हम तमिलनाडु के मॉडल पे जा रहे हैं? तमिलनाडु में जहां बच्चा पैदा होने के पहले से उसको पैसा मिलना शुरू होता है, माँ के खोक में, जब कोख में होता है तब से, उसके बाद उसके मरने तक, मतलब उसके शादी में पैसा और वो मरने तक भी अंतिम संस्कार के लिए तमिलनाडु में पैसा मिलता है। तो वहां पे तो कुछ वाकई हाईकोर्ट की एक टिप्पणी है जो वाकई सभी के लिए ये सोचने के लिए मजबूर करती है। उन्होंने कहा जिस हिसाब से तमिलनाडु में चलने लगा कि आने वाले 10 सालों में, तो हाईकोर्ट ने कहा कोट अनकोट कि द नॉर्थ इंडियंस विल आर बाइंग द प्रॉपर्टीज इन तमिलनाडु, द डे विल कम एंटायर इकोनॉमी विल बी इन द हैंड्स ऑफ नॉर्थ इंडियंस एंड द तमिलियंस विल वर्क अंडर देम एज अ लेबर। क्योंकि आप अभी काम ही नहीं कर रहे हो और आपके पास पैसा आ रहा है और आपको घर में अनाज सब कुछ करने के बाद घर पे खाना नहीं बनाना, तो 10 रुपए में कैंटीन में जाके अम्मा के खाना खा लो। 20 रुपए रोज का यदि आपको खाने का ही खर्चा है, 600 रुपए महीने में तो आपको खाना हो जाता है दोनों टाइम का, तो फिर क्यों काम करे? घर का जो अनाज मिलता है, चावल मिलता है, वो बेचो। इस इकोनॉमी पे क्या हम जा रहे हैं क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री भी बार बार अपने नमक का हक अदा करने की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि लाभांतिक जो लोग हैं उनका एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया है। तो इसका मतलब आप किसी एवज में यू आर बाइंग आउट द वोट्स। ये क्या प्रजातंत्र के लिए ठीक होगा? इसलिए इस चुनाव के नतीजे बहुत सारी चीजें रेखांकित करें, और नहीं तो ये यदि चुनाव जीतती है बीजेपी तो ये मान लीजिएगा तीनों किसान कानून फिर से वापस आएंगे और बहुत सारी चीजें ऐसी होगी। क्योंकि अभी महंगाई का तो, अभी पेट्रोल का तो साथ, मुझे लगता है कि आज रात के या कल से पेट्रोल का प्राइसेस बढ़ जाएंगे सारे। उसके बाद जीएसटी का, कल ही मैंने पढ़ा कि जीएसटी की जो अगली मीटिंग होने वाली है उसमें जो 5% वाला स्लैब है उसको 8% पे करने जा रहे हैं। मतलब जो 5% जिसपे जीएसटी लगता था उसमें 8% लगेगा, मतलब फिर एक महंगाई का झटका होगा। तो ये जो लगातार करेगा, क्योंकि पैसे चाहिए इन लोगों को, जो फ्री में पैसे देते हो आप, इन पे पर जो लगातार फ्री की चीजें देते हो, इनको देने के लिए आपको पैसा कहीं ना कहीं से तो लाना पड़ेगा। तो जो टैक्स पेयर्स है उनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी पड़ती है कि वो कैसा दे। तो ये एक अलग इकोनॉमिकल मॉडल में जा रहे हैं और ये आगे पीछे लंबा चलने वाला मॉडल नहीं है। ये बैंकरप्सी की तरफ लेके जाता है और एक दिन ऐसा गर्त में घुस जाता है कि चाहे हो सकता है कोई और सरकार सत्ता में आ जाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा सिवाय रोने की कि हम करें तो क्या करें और कैसा करें। आज उत्तर प्रदेश में हालत देखिए आप, 6 ट्रिलियन का कर्जा होने जा रहा है, 6 ट्रिलियन रुपीस का कर्जा होने जा रहा है यूपी में 2021-2022 में। अगली सरकारें क्या करेगी? कितना टैक्स लगाएगी? कितना बजट में से पैसा जाएगा उसमें देने के लिए? मेरी चिंता वो है। नतीजे पार्टियां चुनाव जीतती है, रहती है, हारती है, जाती है। बीजेपी को तो हारने के बाद भी सरकार बनाती है। मैंने तो बोल ही दिया अभी, गोवा और उत्तराखंड में तो चाहे कुछ भी नतीजे हो जाए सरकार बीजेपी की बनेगी। तो उत्तर प्रदेश ऐसा मॉडल है जो इस देश की दिशा और दशा तय करेगी राजनीति के आने वाले समय। इसलिए यहाँ का एग्जिट पोल तो जितने आते हैं, मैंने देखा पिछले 3 बड़े चुनाव के एग्जिट पोल सबसे मुंह पे गिर गए। हरियाणा का मुंह पे गिर गया, महाराष्ट्र का मुंह पे गिर गया, बंगाल का नीचे मुंह पे गिर गया। छत्तीसगढ़ के चुनाव में तो आप जिस चैनल में काम कर रही थी उस चैनल पे मैं था उस समय। छत्तीसगढ़ का जब एग्जिट पोल आया तो मैं अकेला पागल जैसा बोल रहा था कि आई डोंट गो बाय द एग्जिट पोल। मैंने बोला हम इसी चैनल पे बैठ के मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपके चैनल के एग्जिट पोल के साथ नहीं हूं, आप एकदम उल्टा दिखा रहे हैं, सुपड़ा साफ हो रहा है वहां बीजेपी। और जब नतीजे आ गए तो सबके होश खत्ता हो गए कि इतनी बुरी हालत बीजेपी की कैसी हो गई। तो ये तमाम चीजें हैं, आपको देखनी होगी, ये इंडिकेटर्स देखने होंगे, क्योंकि एग्जिट पोल कितने सक्सेस होते हैं, कितने होते हैं, क्या होते हैं, और एग्जिट पोल के बाद जब नतीजे आते हैं, आज जो बीजेपी के प्रवक्ता जब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, वो 10 तारीख को हो सकता है बोले कि हम जनादेश का आदर करते हैं और हम आत्म परीक्षण करेंगे। ऐसा क्यों हुआ? इसके सिवा कोई बोलने की डायलॉग नहीं, फिक्स डायलॉग होते हैं। जो हारता है वो बोलता है जनादेश का आदर करते हैं
और आत्मालोकन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे ऐसा क्यों हुआ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।